और पुंछ हमले के शहीदों को आज अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के मोगा में कुलवंत सिंह, भटिंडा में सेवक सिंह, गुरदासपुर में हरिकिशन सिंह और ओडिशा के पुरी में देवाशीष का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूतों को अंतिम विदाई देने पहुंचे और पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें उड़ीसा से सामने आई हैं, जहां पर शहीद देवाशीष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और वहां पर पूरा जन सैलाब उमड़ा था। और पंजाब और लुधियाना में भी शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव पहुंचा हुआ था और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। वहीं गुरदासपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम उनके सफर में शामिल होने के लिए पूरा गांव पहुंचा हुआ था। नम आंखों के साथ शहीदों को विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ किया गया। साथ ही सैन्य सम्मान भी उन्हें यहां पर दिया गया। और मोगा से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुशवंत सिंह को भी नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। भटिंडा से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी जन सैलाब देखने को मिला। शहीदों की अंतिम विदाई में पूरा का पूरा गांव शरीक हुआ और सैन्य सम्मान के साथ शहीदों को यहां पर अंतिम विदाई दी गई। ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ वहीं पुंछ हमले के बाद सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इसके लिए बीएसएफ के महानिदेशक समेत कई आला नेता पुंछ दौरे पर पहुंचे हैं। दूसरी ओर एनआईए की टीम हमले की जांच में जुटी हुई है, तो सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले के आतंकियों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की, लेकिन फायरिंग के शुरू होते ही ड्रोन वापस गायब हो गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। श्रीनगर के सनत नगर के पास सड़क हादसा हो गया है। यहां मोटरसाइकिल दूसरे वाहन से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में हेलमेट फिर से लाइफ सेविंग साबित हुआ है। इस मोटरसाइकिल सवार सिर में चोट लगने से बच गया और बाल बाल उसकी जान बची। आप देख सकते हैं कितना भयानक ये हादसा हुआ है। बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन क्योंकि बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से उसकी जान बची है। हल्की चोटें आई हैं और इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, लेकिन कोई बड़ा हादसा यहां पर होने से इसलिए बचा क्योंकि बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मनाली से आपको खबर देंगे, जहां के बाहड़ू पुल के पास देर रात कार में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कार में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जगदीश सिपहिया का निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक निजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वहीं बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। वो दिवंगत दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के भी करीबी माने जाते थे। जानकारी के अनुसार कांग्रेसी नेता जगदीश सिपहिया कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। हाल ही के चुनावों में कांग्रेस ने इन्हें कांगड़ा के सुलह विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था और आज पैतृक गांव सकोह में उनका अंतिम संस्कार होना है। उधर कांग्रेस नेता जगदीश दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई हैं।
वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में उतरे माकपा प्रत्याशी कपिल देव शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए जनता से आर्थिक सहयोग मांगा है। उन्होंने चुनाव खर्चे के लिए चंदा देने की मांग की है। सांगटी वार्ड से माकपा के कपिल देव शर्मा प्रत्याशी हैं और सामान्य मुद्दों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे को चुनावी मुद्दा बनाया है। जरा ये बताएं, कहीं हम इसको चुनावी स्टंट तो ना समझें कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो जनता के लिए लड़ रहा हूं, पैसे जो है मुझे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, चाहिए ही होते हैं, जरूरतें होती है बहुत सारी, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं। जी देखिए, मैं कपिल शर्मा जो वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहा हूं और इसमें जो मुख्य रूप से क्षेत्र आता है वो नौभार, आपका शनान, न्यू बलाई बखराई और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, और ये हमारा सांगटी क्षेत्र। मैं एक लोगों से मास अपील कर रहा हूँ। जो मेरा एक फैमिली, मेरा जो परिवार संगीत के माध्यम से जो फेसबुक के में जुड़ा है, यूट्यूब में जुड़ा है, इंस्टाग्राम में जुड़ा है, मैं उससे मास अपील कर रहा हूँ। और उसका जो अमाउंट रखा है 1 रुपए से लेके बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप कितना इसके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर छुटपुट जो है वो खर्चे आते हैं। और ये चुनाव में मास अपील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेना चाहता। चुनाव आप लड़ रहे हैं तो जनता क्यों वोट दें? क्योंकि जनता के लिए काम करना है, और जनता के लिए जब काम करना है और जनता से जब पैसा मिलता है तो जनता आपका कॉलर पकड़ सकता है। आपको कोई 2-4 आदमी, भूस्वामी लोग या कॉर्पोरेट लोग आपको अगर पैसा देंगे तो पॉलिसी या काम उनके लिए फेवर में करने पड़ेंगे, उनके लिए आपको ठेका देना पड़ेगा, उनके लिए आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता के द्वारा, जनता के से ही हम लोग अपील ये चाहते हैं। हम तो पर्चा भी दे रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि आगे आपकी श्रद्धा है 1 रुपए, क्योंकि ये जनता के द्वारा ही चुनाव लड़ा। सार्वजनिक कर रहे हैं आप उस पैसे को, कौन कौन कितना पैसा दे रहा है आपको? वो अभी उसकी डिटेल जो है वो मेरे पास जमा नहीं हुई है। ये जनता के पास जो है वो जाए। जो इन्होंने बात कही है, हो सकता है चुनावी टैक्टिक्स भी होती है कि क्या कुछ कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, किस ये तो चुनाव है, कई तरह की इमोशनल अपील की जाती है, कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। बहरहाल जो भी ये बातें कह रहे हैं इसका फैसला जो है जनता ही करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ। एचआरटीसी और उद्योग विभाग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। दोनों पर हाईकोर्ट ने 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला संतराम की याचिका पर लिया है। इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई 5 जनवरी 2022 को हुई थी और कोर्ट ने निगम को 6 सप्ताह का समय दिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों यानी सीपीएस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार और सीपीएस से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वित्त को प्रतिवादी बनाया गया है। आपको ये बता दें कि अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहडू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोर लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी के नोएडा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा के उद्घाटन समारोह के दौरान नोएडा के भाजपा विधायक पंकज सिंह के साथ बैडमिंटन का खेल खेला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा कराने की बात कही थी। उनकी अपील के बाद कई सांसदों ने अपने क्षेत्र में खेल स्पर्धा कराना शुरू किया। उसी क्रम में शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में खेल स्पर्धा की शुरुआत की। इसका शुभारंभ करने केंद्रीय खेल, युवा एवं कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने यहां के स्थानीय विधायक पंकज सिंह से ही बैडमिंटन में 2-2 हाथ आजमाए। आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल के 2 मैचों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। एचपीसीए स्टेडियम में 17 और 19 मई को आईपीएल का मुकाबला होने वाला है, जिसके लिए फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री पेटीएम के जरिए हो रही है। सबसे सस्ता टिकट 750 रुपए का है और सबसे महंगा 2250 रुपए का। अभी टिकट की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, लेकिन मई महीने में स्टेडियम के बाहर भी टिकट काउंटर लगाए जाएंगे, जहां से लोग सीधे टिकट खरीद सकते हैं।
खबर बद्दी से है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि बसंती बाग रिहायशी इलाके के पास से बीते दिनों एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित बाइक मालिक ने पुलिस स्टेशन बद्दी में कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीसीटीवी के माध्यम से चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। ये आरोपी हरिद्वार हरियाणा का रहने वाला है, जो कि बद्दी में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति रविंदर सिंह जो रिलायंस जियो में कार्यरत है और यहाँ पे न्यू सन सिटी बसंती बाग में रहता है, तो उस व्यक्ति ने पुलिस थाना में आकर जो है एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसकी 2 अप्रैल को तकरीबन 3 बजे उसके जो रिहायशी जिसका क्वार्टर है उसके पास से उसकी बाइक गायब हो गई थी। तो उसने अपनी तरीके से जो बाइक को ढूंढने की भी कोशिश की। तो उसके बाद जो है उसने पुलिस में कंप्लेंट दी। तो पुलिस ने इस में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सीसीटीवी के माध्यम से और टेक्निकल सेल की जो हमारी मदद से बाइक को भी रिकवर कर लिया है और साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है उसको भी रिकवर कर लिया है। अब इस व्यक्ति को जो है कोर्ट में जो पेश करके इससे पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि ऐसी और कोई बाइक्स वगैरह तो कहीं इस व्यक्ति ने या और कोई व्यक्ति जो है इसके साथ कोई सम्मिलित तो नहीं। चोरी आरोपी उसका नाम राजवीर उर्फ राजू है। ये जो है रुड़की जिला हरिद्वार का जो है निवासी है। इसको जो है अभी रिमांड पे लिया जाएगा, पुलिस रिमांड पे, और आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की छवि खराब करने के मामले में नाको गांव में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया और रैली निकाली। नाको मॉनेस्ट्री में निकाली गई रैली में गांव के लामागण प्रधान ग्राम पंचायत नाको, प्रधान महिला मंडल नाको, युवक मंडल नाको के सभी सदस्यों और जिला परिषद श्री शांता कुमार मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने बौद्ध धर्मगुरु की छवि खराब करने वालों से माफी मांगने की मांग की। जिला किन्नौर के हंगरम वैली के नाको गांव में समस्त गांववासियों ने व हमारे मुख्य नामागण, हमारे महिला मंडल, युवक मंडल, सब ने मिलकर एक विशाल रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया में व सोशल मीडिया में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी को ट्रोल किया जा रहा है। उसमें कई अपशब्द का प्रयोग किया है, जिससे कि हमारे सभी बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, बहुत उन्हें आघात पहुंचा है। तो इसी के चलते आज हमने ये रोष रैली की है और साथ में ये भी मांग की है कि हमारे जो विश्व के जिन्हें शांति के लिए, जो विश्व शांति के प्रतीक हैं, कंपैशन, पीस के प्रतीक है, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार तक मिला है, ऐसे लोगों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है। और हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि ऐसे जो लोग हैं जल्द से जल्द हिज होलीनेस 14th दलाई लामा जी से क्षमा मांगे। शिमला के रिज मैदान में हिमाचल आर्ट कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे देश के 40 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। इस फेस्टिवल में 3 आर्टिस्ट रशिया से, 1 नेपाल से, 18 प्रदेश के बाहरी राज्यों से, 10 हिमाचल के और 8 आर्टिस्ट प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के भाग ले रहे हैं। स्टेट म्यूजियम हिमाचल प्रदेश की ओर से ये 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल कराया जा रहा है। इस दौरान जितनी भी पेंटिंग्स कलाकारों द्वारा बनाई जाएंगी, उन्हें शिमला के गेटी थिएटर की आर्ट गैलरी में रखा जाएगा और कुछ समय बाद इसकी एग्जीबिशन लगेगी। हमारा हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा ये 3 दिवसीय हिमाचल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 21 से 23 अप्रैल तक किया जा रहा है और इस फेस्टिवल में 25 आर्टिस्ट जो हमारे इनवाइटेड आर्टिस्ट है और एक स्पेशल इनवाइटेड आर्टिस्ट है जो पद्म भूषण जतिन दास जी है और ये आर्ट फील्ड में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये उन्हें मिला हुआ है। और इसके अलावा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से इसमें आर्टिस्ट आए हुए हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पूरे देश में ईद की धूम की। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। छोटे बच्चों के चेहरों पर खास तौर पर ईद की खुशी देखी जा रही है। ईद के मौके पर लोग खास तौर पर सेवइयों और खास पकवानों का आनंद ले रहे हैं।
वहीं ईद की रौनक दक्षिण कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। नमाज ईद में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए, अमन और चैन की दुआ मांगी, साथ ही गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। अनंतनाग में भी ईद का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से ही ईद नमाज हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी गई। श्रीनगर में ईद की धूम देखी गई और नमाज ईद में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए, जहां अमन और चैन की दुआ की गई। साथ ही लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। ईद की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि ये दिन भाईचारा, सौहार्द बढ़ाने का संकल्प लेने वाला है। वहीं जीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह सबकी इबादत को पूरा करे। मैं अपनी तरफ से सभी इस्लाम के मानने वालों को जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उन तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल करे, उनकी नमाज़ें कबूल करे। लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से और मुल्क के दूसरे ममालिकों से जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनका उम्रा कबूल करें। हमारे मुल्क में पिछले 2-3 बरसों के बाद ये पहली दफ़ा इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि पिछले साल तक कोविड की वजह से लोग डरते थे और किसी भी मस्जिद में या ईदगाह में जाने से कतराते थे। लेकिन आज देखने को आया कि बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बीमारियों से मुल्क को और दुनिया को निजात दे, जैसी कोविड जैसी बीमारियां जो तबाही और बर्बादी का बाइस बनी हमारे मुल्क में और दुनिया में। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से आज की ईद के दिन मैं दुआ करता हूँ कि जितनी भी नफ़रतें, जो दीवारें इंसान और इंसान के बीच में खड़ी की गई हैं, आर्जी दीवारें, नफ़रत की दीवारें, वो नफ़रत की दीवारें मिट जाएं और ईद की तरह जो जैसे हम खुशी मनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इसी तरह से लोग। राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने भी ईद उल फितर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ईद का त्योहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह एवं खुशहाली लेकर आता है और अच्छाई का संदेश देता है। साथ ही राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। वहीं शिमला में कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बालूगंज स्थित जामा मस्जिद जाकर ईद मनाई और अलग अलग पकवान भी चखे। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कई सालों से यहां ईद मनाने आते हैं। यहां लखनपाल ने नगर निगम चुनावों में जीत का दावा किया। बालूगंज से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप थापा ने भी मस्जिद पहुंचकर ईद मनाई। वहीं देश भर में आज भाईचारे और खुशहाली का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ईद की खुशियां देखने को मिल रही हैं। यहां हर जगह मस्जिदों में लोगों ने ईद पर एक साथ नमाज पढ़ी और देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। हम आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नालागढ़, चंबा, सोलन, नाहन में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा धर्मशाला और कुल्लू में भी लोगों ने नमाज अदा की। भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई।
वहीं शिमला में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहां ईद की नमाज के लिए जामा मस्जिद बालूगंज में भारी संख्या में लोग पहुंचे। अफगानिस्तान के छात्रों ने भी जामा मस्जिद बालूगंज में नमाज अदा की और अफगानिस्तान की आज़ादी की कामना करते हुए पूरे विश्व में अमन और शांति की दुआ मांगी। तो जैसे आप सबको पता है कि आज ईद का पहला दिन है हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में भी है, तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारी फ़ोन के ज़रिए बातचीत हो गई। हमने ईद की मुबारकबाद उसको दिया और फिर जैसे यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड हैं अफगानिस्तान से, तो हम सारे इकट्ठे होके यहाँ पे आए और अभी ईद का नमाज होगा तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आए और यहाँ पे सब लोगों के साथ जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ हिंदुस्तान के लोग, हिमाचल के जो हमारे फ्रेंड हैं, सब लोगों की कॉल आ रही थी, हमें उसके मैसेज आ रही थी, रास्ते में जो मिल रहे थे तो हमें ईद मुबारक बात दे रही थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार जारी है। नमस्कार।